हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस टेल्स पर। मैं हूं दिवाकर। और पिछली जो सीरीज़ थी इंडियन ज्योग्राफी की, जो कि घटना चक्र पर आधारित थी, उसी की तर्ज पर अब हमने शुरू किया है। ये जो नया सेशन, नया सीरीज़ चल रहा है, इसमें हम इंडिया की जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, या यूँ कहें कि आधुनिक भारत का इतिहास, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, ये भी घटना चक्र पे ही बेस्ड होगा। और जो इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी, उसमें अराउंड 75 to 80% पोर्शन जो भी इम्पोर्टेंट है या जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, तीन चार चैप्टर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और वो बाकी हैं, उनको हम धीरे धीरे आने वाले समय में कवर करा देंगे। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो करंट ओरिएंटेड ज़्यादा है, यानी कि हर साल जिनके डेटा बदलते रहते हैं। ठीक है, कौन कितना फसल प्रोडक्शन कर रहा है, या कहाँ पर कितनी सड़कें हैं, परिवहन का क्या डेटा है, ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, तो उनको अगर करंट से किया जाए तो बेहतर है। बाकी सॉइल हो गया, या ऐसे जो तीन चार इंपॉर्टेंट चैप्टर बचे हैं, उनको भी हम आने वाले समय में धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया की मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री। ठीक है, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर इन्होंने यूरोपीय कंपनियों का आगमन से बताया है। अच्छा, एक चीज़ घटना चक्र में ये बड़ी अच्छी हुई है कि जैसे अगर आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें उन्होंने 1857 की क्रांति से स्टार्ट किया है। हालांकि बाद में जाके सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म में उन्होंने राजा राम मोहन राय और अदर भी जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उन लोगों की भी बात की है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो 1765 या उसके आसपास के टाइम से उन्होंने स्टार्ट किया है स्पेक्ट्रम में। और अगर हम बिपिन चंद्रा की बात करें तो बिपिन चंद्रा में तो फिर 1857 की क्रांति से स्टार्ट करके फिर जो 1947 तक आज़ादी में, यहीं तक तो अराउंड 100 ईयर ही कवर किया है। तो ये घटना चक्र में यही चीज़ बड़ी अच्छी है, इन्होंने अराउंड 1600 के आसपास से, ठीक है, 1600 से कवर किया है। और फिर जाके सब कुछ इधर आएगा अपना 1947 तक, जो इंडिया की आज़ादी तक कवर होता है। तो ये थोड़ा इन्होंने ज़्यादा मैटर कवर किया, और चूँकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग 1857 के बाद या 1857 से लेके ही जनरली सारे जो कॉन्सेप्चुअल बुक्स हैं उसमें पढ़ते हैं। तो जो उसके पहले के जो डेटा हैं, कार्नेटिक वार हो गया, या जो है बक्सर का युद्ध हो गया, है ना, या उससे पहले जो अंग्रेज़ कब आए, कहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, फ्रेंच कब आए, उससे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, ये सारी जो डेटा हैं ये जनरली हम मिस कर जाते हैं, या मतलब गलत कर जाते हैं, या फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उतना रिपीटेडली हमने रिवाइज नहीं किया होता। तो ये अच्छी बात है कि घटना चक्र में ये सारी चीज़ें भी आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर उन्होंने ये दे दिया है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, या उससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा आया 20 मई 1498 को, 1498 को इंडिया में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट, केरल। ठीक, कालीकट केरल में उसके बंदरगाह पर पहुंचा, गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से। ठीक है, अहमद इब्न मजीद की सहायता से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट में बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक, कहने का मतलब है कि वो बारिश की शुरुआत होने से पहले पहले तक कालीकट केरल पहुंच गया था। यहाँ पहुंच कर उसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, ना कि भारत की खोज की। ठीक है, हाँ कह सकते हैं यूरोपियंस के लिए इंडिया की खोज ही थी, क्योंकि यूरोपियंस इसके पहले इंडिया नहीं आए थे, तो या उनको रास्ता नहीं पता था, तो वास्को डी गामा ने उनके लिए समुद्री रास्ता खोजा। ये एक्चुअली होता क्या था कि ये जो केप ऑफ गुड होप है ना, केप ऑफ गुड होप, ये साउथ जो अफ्रीका प्रायद्वीप है यहाँ से, ठीक है, वहाँ पर क्या है इसकी जो ये साउथ वाला, ये यहाँ से ऐसे घूम के ये हो गया यूरोप, इधर से घूम के ऐसे केप ऑफ गुड होप से आके आके ये लोग इंडिया के केरल पे पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे एक्चुअली। ठीक, तो इस वजह से कह सकते हैं कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो कालीकट के तत्कालीन शासक उस समय कौन से? जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पता नहीं क्या सोच के क्यों किया, पर जो भी है। अब यूरोपियन थे, थोड़े स्मार्ट तो थे ही वो लोग, तो फंसा लिया होगा जाल में।
वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के बीच व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग की स्टार्टिंग हुई। अब वास्को डी गामा यहाँ से मोस्टली जो आपको पता ही है कि काली मिर्च के प्रोडक्शन के लिए केरल आज भी फेमस है, ठीक है। तो वहाँ से वो काली मिर्च का व्यापार किया वास्को डी गामा और अपने देश में जाके 60 गुना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। जिससे हुआ क्या, अदर पुर्तगालियों को भी प्रोत्साहन मिला और फिर अभी देखेंगे आप कि यहाँ देखिए पुर्तगालियों में सीधे मतलब ऑफिशियल विजिट स्टार्ट हो गई 1505 से, ठीक है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा नामक प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर भारत आया, ठीक है। मतलब पहला जो पुर्तगाल का वायसराय एवं गवर्नर था वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। 1505 ईस्वी में इंडिया आया, ठीक है। और उसने एक बड़ी खास नीति स्टार्ट की जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। अब या उसको बोल सकते हैं कि नीला जल की नीति। देखिए हिंद महासागर मतलब कहते हैं ना कि समुद्र का पानी है ब्लू ब्लू, माने नीला नीला, ठीक है। तो इसलिए उसने नीले जल की नीति स्टार्ट की, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की। ऑब्वियस है उस समुद्र के मतलब समुद्र पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने स्टार्ट किया, ठीक है। उसका नेम भी थोड़ा अल्मीडा और नीला ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा मैचिंग सा नहीं है, ठीक है। अल्मीडा के बाद फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। हालांकि अल्बुकर्क पहले से भी एक्टिव था इंडिया में, 1503 के आसपास भी इसने यहाँ पे काम किया है, सराहनीय काम किया। इसी वजह से इसको जो है अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क को 1509 में गवर्नर बनाया गया। 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। देख रहे हैं कितना तेज काम कर रहा है। 1510 में आते ही मान एक ही अगले साल बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे भाई साहब इसने गोवा छीन लिया, अपने अधिकार में कर लिया। इसी वजह से इसको बोला जाता है कि पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक है वो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। पुर्तगीज शक्ति का भारत में जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो उसे माना जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। अब अल्मीडा ने नीला जल की नीति स्टार्ट कर दी थी, तो अल्बुकर्क ने सोचा कि हम भी कुछ करें, तो उसने वास्तविक शक्ति की स्थापना ही कर दी पुर्तगाल की इंडिया में। कैसे, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर। उसके आगे जाकर नेक्स्ट ईयर 1511 में उसने दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का स्टेट आपको पता है, ठीक है, एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज स्टेट, ठीक है। ये हो गया फारस के मतलब मुहाने पर एक स्थित है हरमुज स्टेट, उस पर अधिकार कर लिया। तो मतलब ये हो गया कि वेस्टर्न साइड में यहाँ हरमुज स्टेट पर, ठीक है, पर्शियन गल्फ के हरमुज स्टेट पर, और इधर ईस्टर्न साइड में जो मलक्का स्टेट है, इन दोनों पर इसने अधिकार कर लिया। मतलब कितना लंबा ये अधिकार क्षेत्र देखिए, बीच में हमारा इंडिया पड़ता है, ओके। इंडिया में भी गोवा पे अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा काम किया इसने। इसी वजह से अल्फांसो द अल्बुकर्क को इंडिया में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समझ सकते हैं, अल्बुकर्क ने बहुत काम किया या बहुत किया वर्क। अल्बुकर्क के बाद जो अदर गवर्नर्स है उनमें से कोई खास नहीं था। इस वजह से 1529 से 1539 ईस्वी तक गवर्नर रहे नीनो डी कून्हा की बात करते हैं, जो कि अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में से एक था, नीनो डी कून्हा। 1529 से 1538 ईस्वी तक वो गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, जो हमने पहले डिस्कस किया, और इटली के निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। बहुत जग जाहिर सा सवाल है, विश्व प्रसिद्ध सवाल है ना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड या तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। बहुत बेसिक सी बातें हैं ये। देखिए वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, ये सीधी सी बात है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, बहुत ही पॉपुलर सा पॉइंट है। लेकिन ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। एक्चुअली क्या है, अगर आप थोड़ा सा क्रिकेट से कनेक्टेड हो, तभी कुछ साल पहले
जो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के जो क्रिकेट के कैप्टन थे, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, वो थे एलिस्टेयर कुक। ठीक है, एलिस्टेयर कुक। तो उन्होंने, उनका क्या है, इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया से राइवलरी चलता है क्रिकेट के फील्ड में। उसी तरीके से देखा जाए कि ब्रिटेन के एक कैप्टन थे कुक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज ही कर दी थी। अब आज ही उसी समय मतलब खोज की, अब आज जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट में तगड़ा राइवलरी चलता है, आज से सीरीज खेलते हैं वो लोग। और साथ ही साथ हॉलैंड के तस्मान ने, तस्मान के नाम पर ही तो ये तस्मानिया सागर पड़ा है। और तस्मानिया जैसे हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर बीच में तस्मान सी है, तस्मानिया, और फिर यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड हो गया, ऐसे एक आइलैंड है, ठीक है, द्वीप है। तो हॉलैंड ने तस्मान और ये न्यूजीलैंड खोज की, और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ठीक है, आई होप कि कुछ चीज़ें रिलेट हो पा रही होंगी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, पुर्तगाल चूँकि भारत में सबसे पहले आए थे, ठीक है, और उन्होंने जो दुर्ग बनाया वो ऑब्वियसली यूरोपियों द्वारा पहला दुर्ग होगा। ठीक है, कहाँ बनाया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा कोचीन में 1503 में कराया गया था। मैंने कहा ना कि जब वो गवर्नर नहीं था तब भी वो यहाँ पर इंडिया में काफ़ी काम कर रहा था। तो 1505 में गवर्नर बना, ठीक है, 1510 में, एक्चुअली 1509 में, ठीक है, 1509 में गवर्नर बना, लेकिन 1503 में ही वो कोचीन में पहला दुर्ग जो है स्थापित करवा चुका था पुर्तगालियों द्वारा, और जो कि यूरोपियों का पहला दुर्ग भी होगा। तो इस वजह से 1509 में गवर्नर बनाया गया। फिर जाके गोवा के जो शासक थे उनसे गोवा छीन लिया यूसुफ आदिल शाह से। अजीदीव एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। इन्होंने भी एक दुर्ग का निर्माण किया था, अजीदीव एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। इन्होंने सिर्फ नीला जल की नीति नहीं लाई, बल्कि एक दुर्ग का भी निर्माण कराया था। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले ऑब्वियसली पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए, तो व्यापार भी यही स्थापित करेंगे भारत में। अब देख लेते हैं यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। सबसे पहले पुर्तगालीज आए, ठीक है, और यही सबसे बाद में गए। सबसे पहले आए पुर्तगालीज और जो है सबसे बाद में गए, और सबसे बाद में कौन आए? फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो पुर्तगीज के बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, डेन माने डेनमार्क वाले, और डच जो होते हैं ना, हॉलैंड या नीदरलैंड वाले, वो डच बोला जाता है। ठीक है, तो वो है, फिर डच के बाद अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में, और तो पुर्तगाल वाले सबसे पहले। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1898 में, तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए, गोवा से गए। 1961 में वापस गए, और 1498 में ये आए थे इंडिया में। ठीक है, लगभग 450 साल तक इन्होंने इंडिया में अपना शासन बनाए रखा। गोवा का पुर्तगाली गवर्नर 1961 में कौन था? मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा गवर्नर जनरल था। मैनुअल एंटोनियो वसाले सिल्वा जब वो छोड़ के जा रहे थे 1558 से 1958 से, सॉरी, 1961 ईस्वी तक था। एक्चुअली इसको कर क्या सकते हैं, तो जो जनरल गवर्नर जनरल था मैनुअल एंटोनियो वसालो, उसने कहा कि गोवा भारत वालों आप खुद अपने में बसा लो। ठीक है, इसीलिए उसका नाम वसालो सा पड़ा होगा। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये सब सिर्फ कुतर्क है, नॉनसेंस है, लेकिन काम का नॉनसेंस है। ठीक है, तो 1961 में जब गोवा इंडिया में मिला, तो वहाँ का पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। उसने कहा इंडिया वालों गोवा को अपने में बसा लो। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल था जोसेफ फेरेरा बोस्सा। देखो, जब तक मतलब इंडिया आज़ाद नहीं था तब तक बॉस था ये, इसमें जोश था और ये बॉस था। ठीक है, तो गोवा का गवर्नर जनरल कौन सा? जोसेफ फेरेरा बोस्सा था इंडिया की आज़ादी के दौरान। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने, मतलब ये हो गया 1947 में, जोसेफ फेरेरा बोस्सा, इसमें जोश भी था और बॉस भी था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। वास्को डी गामा पूरे समुद्री मार्ग से ही आया था, बेसिक से बात है। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री
ध्यान दीजिए कि सब कुछ जो पुर्तगाली सबसे पहले कर रहे हैं, 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी। अब ये पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, अब चूंकि वास्को डी गामा कोचीन में ही आया था, कालीकट केरल कोचीन में ही आया था, तीनों ने पुर्तगालियों ने 1503 में पहली अपनी फैक्ट्री कोचीन में ही लगाई तथा दूसरी जो है कन्नूर में लगाई। ओके, और 1534 में जैसा कि आपको पता है कि ये जो अल्बुकर्क था, फांसो अल्बुकर्क, ठीक है, उसके बाद जो मुख्य गवर्नर जनरल, प्रमुख गवर्नर जनरल बने उसमें से लीनो डी कून्हा था। लीनो डी कून्हा के शासन काल में 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव तथा चटगांव, सतगांव एवं चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, क्योंकि लीनो डी कून्हा के शासनकाल में ये हुआ 1534 में। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए भी यूज किया जाता था। हुगली जो है आपको पता है कि अभी इस समय वेस्ट बंगाल में है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली पर इन्होंने अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, जैसे अभी क्या सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं, सोमालिया के समुद्री लुटेरे, ठीक है, ये हो गया हमारा अफ्रीका। तो यहाँ पर जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया आता है ना, यहाँ के समुद्री लुटेरे बहुत फेमस। उसी तरीके से पहले पुर्तगालियों द्वारा जो हुगली था वहाँ पर अड्डा बनाया गया था बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगाली बस्तियों को हुगली में नष्ट कर दिया क्योंकि ये समुद्री लूटपाट कर रहे थे। ठीक है, तो 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। फिर क्या होता है, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती, जो कि कलकत्ता का स्थान था, उसको चुना। तो अंग्रेज लोग बड़े थोड़ा दिमागदार ज़्यादा थे। जॉब चौरनाक जो है उसने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती या सुतनौती को चुना। ठीक है, इस तरीके से कहा भी जाता है कि कलकत्ता का जो संस्थापक है, जो कलकत्ता का जो जिसने इस्टेब्लिश किया वो है जॉब चौरनाक। ठीक है, कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ, काफ़ी लेट शामिल हुआ। हालांकि पुर्तगालियों ने वहाँ पर जो है सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की कोचीन में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अविदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। इसका मतलब ये है कि कुछ जो व्यापारी थे, जिसे इन्होंने साहसिक व्यापारी कहा है, उन्होंने 30,133 पाउंड की राशि इकट्ठा करी। उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के समक्ष अपना वो मतलब वचनबद्ध अविदत्त पूंजी के साथ अपने अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि उस समय ब्रिटिश काउंसिल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अगले साल उसने एक्सेप्ट कर दिया और ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने की उन्होंने स्टार्ट कर दिए। जो वही व्यापारी थे ना, अगले साल प्रिवी काउंसिल की स्वीकृति जब ना मिली तो उन्होंने मतलब 1600 साल में 1599 में तो वो लोग कोशिश कर रहे थे, तब नहीं दिया प्रिवी काउंसिल ने अनुमति। लेकिन अगले साल ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने लगे तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिया। तो अब यहाँ शुरू होता है जो रियल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट हो रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी तो इंडिया में उस समय शासक मुगलिया सल्तनत का शासक कौन था? अकबर था, क्योंकि वो 1605 तक ईस्वी तक था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है 1600 में। ठीक है, समय था 31 दिसंबर 1600 का। क्या हुआ, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने, देखिए कंपनी का नाम देखिए बड़े ध्यान से, 31 दिसंबर 1600 में, एकदम 1600 साल के जो अंतिम दिन था, कितना मतलब वैसा रहा होगा ना, खूबसूरत सा दिन, 1600
17वीं शताब्दी शुरू होने वाली है, उसके एकदम अंतिम दिन पर महारानी, ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, कहाँ की, ऑफ लंदन, किसमें, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। गवर्नर थे और कौन कौन थे, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स थे, कहाँ की कंपनी थी, ऑफ लंदन, किस लिए, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इस कंपनी के रूप में जिसके कि प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ थे, ठीक, के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। ओके, इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो थॉमस स्मिथ थे। कहते हैं ना कि पहली पहली बार जो कोई संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती, तो थॉमस स्मिथ ने वो सारी जिम्मेदारी थाम लिया, ठीक, समझ रहे हैं ना कनेक्शन कहाँ से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। द गवर्नर्स एंड द, कौन सा नाम था, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तब इंडिया को ईस्ट इंडीज या इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसको ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, वही चीज़ हमने बताया, 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है तो इसलिए ध्यान देने वाली बात। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। लीवेंट कंपनी इसलिए इन्होंने मतलब अपने नोट्स में शामिल किया है क्योंकि यही जाके मेन ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ओके, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अपना एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। तो कहा जाता है कि किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कारखाने स्थापित किए, तो वो शासनकाल है जहांगीर का। और बना किसके काल में था, कंपनी बनी थी अकबर के शासनकाल में। ठीक है, ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कारखाना कहाँ इस्टेब्लिश किया, तो जो प्रथम अस्थायी कारखाना था वो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। अंग्रेज एक्चुअली शुरू से ही बड़े मतलब चालाक थे। आज क्या है, व्यापार के लिए सूरत या यूँ कहें कि गुजरात हमारा इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। ठीक है, तो उन्होंने पहले से ही ये माप लिया, कैलकुलेट कर लिया कि सूरत सही जगह रहेगी, इसीलिए उन्होंने अपना सबसे पहला जो अस्थायी कारखाना बनाया वो सूरत में बनाया 1613 ईस्वी में। ठीक, सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616, डच माने हॉलैंड वाले वही, जबकि फ्रांसीसी हमेशा लेट थे 1668 में इन्होंने। लेकिन ये लोग भी वही किए, सबने अपनी पहली फैक्ट्री जो डच हो या फ्रांसीसी हो उन्होंने सूरत में ही डाली। ठीक है, थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। उसका तो नाम ही वेस्ट है, जो वेस्ट था वो तो वेस्ट हराएगा, हराया किसको, पुर्तगालियों को हराया स्वाली के स्थान पर। ठीक, और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, 1661 में जो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। अब कैथरीन के साथ जब हो गया तो चार्ल्स सेकंड को बम्बई उपहार के रूप में पुर्तगालियों ने दे दिया, कह सकते हैं कि दहेज के सिस्टम के रूप में उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब ये आगे क्या होता है कि 1661 में इनको मिला, 7 साल बाद इन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो 7 साल तक अपने पास रखा, उसके बाद 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया मुंबई को। ठीक है, पुर्तगालियों से मिला था सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, उन्होंने 7 साल बाद 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जॉन चाइल्ड, नाम चाइल्ड है, 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला। अच्छा, ध्यान देने वाली बात, 1688 में किसका शासनकाल रहा होगा, औरंगजेब का। ठीक है, तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयत्न किया। अब इसने एक जघन्य अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब तो वैसे ही
कट्टर मुसलमान था, ठीक है, एक दिन में 5 बार का नमाजी था। तो अब उसको तो मतलब ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा कि मक्का जाने वाले हज यात्रियों को कोई बंदी बनाए, और तो और जो है बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाल दिया। तो कह सकते हैं ये जो जॉन चाइल्ड था ना, इसने चाइल्डिश बिहेवियर किया, चाइल्डिश काम किया। पता नहीं इसके नाम की वजह से इसने चाइल्डिश बिहेवियर किया या चाइल्डिश बिहेवियर किया, इस वजह से इसका नाम जॉन चाइल्ड पड़ गया। क्योंकि अंग्रेज औरंगजेब को इस तरीके से खफा करोगे तो खता हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या किया, फलस्वरूप औरंगजेब के पास कोई ऑप्शन है तो उसने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया जॉन चाइल्ड को। ये चाइल्ड वगैरह मतलब जनरली क्या होता है, अंग्रेज तो बड़े चतुर चालाक होते हैं, लेकिन ये चाइल्ड निकला, ठीक है। इसी वजह से उसने ऐसा मतलब उसकी धार्मिक नीतियों के विरुद्ध काम किया, तो औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ। वो एक्चुअली क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि यूरोप में हो रहा था 1740 से शुरू था, उसी का एक विस्तार मात्र था। कर्नाटक में इधर हुआ क्या, देखिए 1746-48 की बात है। 1667-68 में फ्रांसीसी भी आ गए थे इंडिया में, ठीक है, और 1608 के आसपास जो है ये अंग्रेज भी आ गए थे इंडिया में, ठीक है। तो अब ये 1746-48 की बात है, इस समय दोनों ठीक ठाक तरीके से इस्टेब्लिश हो गए थे इंडिया में। इधर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के लिए जो 1740 में चालू चल रहा था, तो उसका प्रभाव इंडिया में भी देखने को मिला, और प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ इंडिया में भी 1746 से 48 के बीच में। गृह सरकारों की अनुमति के बिना, मतलब यहाँ पे जो शासन काल चल रहा है मुगलिया सल्तनत, उनकी परमिशन के बिना ये दोनों आपस में भिड़ गए, अंग्रेज एवं फ्रांसी, ठीक है, 1746 में, और कार्नेटिक युद्ध का आरंभ हो गया। 3 कार्नेटिक युद्ध हुए हैं। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। हुआ क्या कि जो अंग्रेज के कैप्टन थे बर्नेट, उन्होंने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों पर अधिकार कर लिया अपनी सेना के द्वारा, जिसकी वजह से दोनों में 1746 में युद्ध हो गया अंग्रेज और फ्रांसीसी में। ये तत्कालिक कारण था, एक्चुअली ये सवाल पूछा जाता है, इस वजह से इन्होंने स्टेटमेंट में इसको शामिल किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उन्होंने सोचा कि बिना हमारी परमिशन के ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो 10,000 की सेना भेजी महफूज खां के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने, कि भाई कर्नाटक में वार हो रहा था, बैटल हो रहा था। तो कैप्टन पैराडाइज, अभी देखिए, अब देखिए अंग्रेजों की चालाकी। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी के किनारे पर सेंट थाम नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। इनकी सेना काफ़ी कम थी, फ्रांसीसियों की सेना उस समय कम थी, लेकिन इनकी 10,000 की सेना थी, भारतीय सेना। लेकिन कैप्टन पैराडाइज जो कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसने अड्यार नदी के किनारे पर सेंट थाम नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। अगर आपने हमारा लेक्चर वो जो इंडियन ज्योग्राफी वाला है उसको देखा होगा, तो अड्यार नदी कहाँ स्थित है, चेरम्बकम लेक पर, ठीक है। यही चेरम्बकम लेक और अड्यार नदी जो है पूरी चेन्नई की लाइफ लाइन है, ठीक है। चेरम्बकम लेक चेरम्बकम तमिलनाडु में है, उसी के साउथ में कांचीपुरम में है, कांची में कलपक्कम, ठीक है, जो कि एक एटॉमिक पावर प्लांट है, ओके। तो यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। जैसे कि यूरोप में मेन युद्ध चल रहा था, उसी का एक्सटेंशन मात्र था कार्नेटिक युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध इंडिया में। जैसे यूरोप में युद्ध बंद हुआ तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। किस संधि के थ्रू, एक्सेला सापेल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्सेला सापेले, ये एक्चुअली फ्रांसीसी वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। 1748 में समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरीके से फिर डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग की जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। मतलब वही है कि इंडिया में रहो और इंडियन का ही पैसा खाओ,
ठीक है, उन्हीं पे शासन करो। तो डुप्ले ने कुछ ऐसा बहुत पहले ही कर लिया था। डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्चे पर नियुक्त किया। भारतीय राज दरबारों में यूरोपीय सेना को भारतीयों द्वारा ही खर्चा करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। तो जो प्रथम बार कुछ बड़ा सा जो यूरोपियन के हितों के लिए किया गया वो डुप्ले ने किया। ऐसी ऐसी नीतियाँ लाई जो बाद में जाके अंग्रेजों ने उसको फॉलो किया। डुप्ले फ्रेंच सेना नायक था, ठीक है। तो ये बात हुई। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। वो लोग क्या कर रहे थे? द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इन द ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कर रहे थे। वो सीधा सीधा इंग्लिश कर रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? कंपनी देश विदेश ओरिएंटलेस, विदेश नहीं इंदेश, ठीक है। तो इंदेश मतलब वही इंडिया की बात हो रही है, देश इंदेश ओरिएंटलेस। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि सरकार द्वारा वित्त पोषित थी, लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ तथा राज ही इसका वित्त पोषक भी था, ठीक है। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। देखा, पहले ही हमने बताया था कि अंग्रेजों ने भी 1613 में सूरत में ही पहला कारखाना अपना अस्थायी वाला बनाया। वही काम फ्रांसीसियों ने भी, लेकिन उन्होंने 1668 में किया। सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। एक्चुअली जो फ्रेंच थे वो ज़्यादा काम तो अंग्रेजों का उल्टा ही कर रहे थे। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में क्या था कि अंग्रेजों ने अपना अस्थायी पहला कारखाना, पहली कोठी बनाई थी। इन्होंने क्या है, फ्रांसीसियों ने वहाँ पर मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी कोठी बनाई। पहला तो उन्होंने वही बनाया जहाँ सूरत में अंग्रेजों ने बनाया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी, ठीक है। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। डचों ने बंगाल में जो उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित, वो कहाँ की? बंगाल के पीपली में, ठीक है, 1627 में। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर तक चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार एक्चुअल रूप में 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी खोली। चिंसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जानना इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो गुस्तावुस फोर्ट है ये डचों का फोर्ट है, डचों का किला, डचों का फोर्ट था, ठीक है, चिंसुरा में था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोरा एंड ओपियम। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए फेमस था। दैट्स ऑल फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू या थियरी की पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इन्होंने इसमें दिया हुआ है। अब हम थोड़े क्वेश्चंस MCQ भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, एंड सीरीज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा? 1498 ईस्वी में। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। फिर क्या था? जमोरिन थे, उन्होंने स्वागत किया इसका, ठीक है। जमोरिन जो थे वहाँ उस समय कालीकट के तत्कालीन शासक थे। 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा बंदरगाह कालीकट पर। इससे क्या हुआ कि जो पुर्तगालियों के लिए उसने इंडिया का समुद्री मार्ग खोज लिया। फिर उधर जाके 60 गुना मुनाफा, 60 गुना प्रॉफिट कमाया काली मिर्च के थ्रू, ठीक है। तो फिर शुरू हो गया पुर्तगाली आना इंडिया में। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसने नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो हमने बताया था नीला अल्मीड़ा,
मैचिंग मैचिंग है ना। तो अल्मीड़ा का किधर गया, दी अल्मीड़ा, ठीक है, नीला जल योजना दी अल्मीड़ा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। ऑब्वियसली भाई पुर्तगाल बहुत पहले आ गए थे, ठीक है, तो पुर्तगाली थे जो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल का नहीं था? इसका आंसर जो है पीटर मुंडी है। पीटर मुंडी एक्चुअली इंग्लैंडी था, ठीक है, पीटर मुंडी जो है इंग्लैंडी था। उसके अलावा ये दुआर्त बाराबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनीज, ये सब जो हैं ये पुर्तगीज थे, पुर्तगाल के थे, लेकिन पीटर मुंडी जो था वो इंग्लैंडी था, ठीक है। ये यूपीपीसीएस RO का 2021 का सवाल है। RO में यही एक चीज़ बड़ी खास सी लगती है, मतलब फैसिनेटिंग सी लगती है कि ये थोड़ा सा डीप पूछते हैं, एकदम उथला नहीं पूछते हैं, वन लाइनर्स पूछते हैं डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा डीप पूछते हैं। तो यूपीपीसीएस प्री का यही मतलब थोड़ा सा वो है कि इस पर यूपीपीसीएस प्री जो होता है कंपेरेटिवली हमको इजी लगता है यूपीपीसीएस RO की तुलना में, क्योंकि RO के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से और टफ होते हैं, ठीक है। तो पीटर मुंडी जो था वो इंग्लैंडी था। वो 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी था, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख, वाह कैसे नहीं हो गया, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटाई वाला सिस्टम। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की थी। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो ऑब्वियस ही है, कोचीन में कालीकट पे पहुंचा था, केरल पे पहुंचा था। तो पहला प्रथम दुर्ग का निर्माण, और एक्चुअली यूरोपियों का द्वारा भी प्रथम दुर्ग का निर्माण तो किसने किया था? अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में, जब वो गवर्नर भी नहीं था, ठीक। पुडुचेरी या पुदुचेरी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पुडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? अंग्रेज कहीं पे कब्जा ना करें, अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा मतलब एरिया पर शासन किया इंडिया में। तो तीसरा तो इसका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 1 1 इस तरह की देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी आप 3 स्टेटमेंट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो पहला स्टेटमेंट बच गया, पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ठीक है। और दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी कैसे हो सकती? सबसे लास्ट में आई है, दूसरी हो सकती है। वैसे भी ये कॉमन सेंस से आप निकाल सकते थे कि दूसरी तो यूरोपीय शक्ति जो फ्रांस नहीं हो सकती पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली, क्योंकि फ्रांस तो सबसे लास्ट में आए थे ना, और सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, इसलिए पहला सबसे हो सकता है बिल्कुल। इसका आंसर ए है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो हमने पहले ही बताया कि पुडुचेरी के बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की पुडुचेरी में। उसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित। अंग्रेजों ने भी पुडुचेरी पर 1793 में कब्जा किया था, और 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को वापस कर दिया। तो कहने का मतलब पुडुचेरी पर ज़्यादा शासन तो फ्रांस का रहा है, लेकिन सबसे पहला नहीं रहा है, ठीक है, बल्कि दूसरे या तीसरे पोजीशन पे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु होली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे, हमने बताया ना, पहले ही बताया जा चुका है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह थी बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में, वो है हुगली, ठीक है। हुगली, अभी पिछले सवाल में भी वही सेम था कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन किया? पुर्तगालियों ने किया। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी वो थी हुगली, ठीक। कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो अभी हमने बताया जॉब चॉर्नॉक। अच्छा, एक चीज़ नहीं होता, कलकत्ता क्या वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती है। बांग्ला में अमी ये कौम नौक और वो, है ना, या वो जो अभी एक उसका पार्ले का ऐड आ रहा है, अरे दादा सवाल एक घंटे का नहीं है, ठीक है। ये जॉब चॉर्नॉक कुछ ऐसे नहीं सकते हो, जॉब चॉर्नॉक ऐसे औसर करके बोला जा रहा हो, तो लग रहा है ना कि ये वेस्ट बंगाल से या बांग्लादेश से बंगाल का रहा हो। तो कलकत्ता का संस्थापक इसको माना जाता है, जॉब चॉर्नॉक को, ठीक।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? देखिए, इसका एक्चुअली इसमें आंसर जो है वो है डच, बी। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें, सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है, तो इसमें होगा इंग्लिश या ब्रिटिश जो है, इंग्लैंड वाले, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता 1599 में इन्होंने पैसा चंदा इकट्ठा करके संयुक्त पूंजी इकट्ठा करके कंपनी शुरू की। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे डच थे। अब चूंकि इसमें ब्रिटेन वाला आंसर ही नहीं, अंग्रेजों वाला आंसर ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए डच इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज सबसे पहले तो जो मतलब संगठित रूप से पूंजी जमा करके कंपनी खोलने वाले थे वो इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, ठीक है, 1600 में। जबकि डचों ने जो है 1602 में किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त, अच्छा ये तो हो गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? वो है मद्रास। ये बहुत पॉपुलर सा सवाल है। मद्रास में ही इंडिया का पहला नगर निगम जो है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आइए 2022 का सवाल हो, ऑब्वियसली स्टेटमेंट वाइज होगा और दमदार होगा। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपत शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित की। डच लोगों ने, अच्छा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, ये भी सही बात है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो सकता है तो पुर्तगाल लोगों का हो सकता है या अंग्रेजों का हो सकता है, डच का थोड़े ना हो सकता है ना। और वैसे भी डचों ने जब वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना, ठीक है, बाद में आंध्र और ओडिशा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो कि 17वीं शताब्दी की बात है। जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। उसमें कह रहे हैं कि गजपत शासकों से लिया था, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर से छीन लिया था गोवा को, बिल्कुल सही। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1663 में विजयनगर के नायक से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो वो वही है लीवेंट कंपनी, ठीक है, जो कि बाद में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब मेन रूप बनती है, ठीक है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए, वही हमने अभी सवाल बताया था कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी तब शासन था इंडिया में अकबर का, ठीक है, अकबर का शासन था। लेकिन जब उसने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया तब जो है शासन था उसका इंडिया में जहांगीर का, ठीक है। 1611 में सबसे पहले तो जाके ये मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना, फिर 1613 में जाके सूरत में अस्थायी कारखाना जो है स्थापित किया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? वही सेम चीज़, सूरत, ठीक है। समझदार होशियार अंग्रेज थे। अच्छा, कौन सा था जो जिसने वहाँ पर राइट्स हासिल किए मुगलों से? कैप्टन विलियम हॉकिंस। सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुँचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना को अनुमति पाने में सफल नहीं हो पाया। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था उसे 1608 में ये राइट नहीं मिले, लेकिन फिर जाके 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडिल्टन ने ऐसा मिडिलमैन का रोल प्ले किया कि सूरत के समीप साली पहुंचा तथा मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया ये, तथा उसके बाद अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में सूरत में अस्थायी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। एक्चुअली उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी वो तमाम और जगहों पे थी, जैसे कि अहमदाबाद, बुरहानपुर,
अजमेर, आगरा, इन सब जगहों पर भी सहयोगी फैक्ट्रियाँ उन्होंने स्थापित की। अगला सवाल भी वही है, पुर्तगालियों को साली पर किसने हटाया? तो थॉमस बेस्ट है। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में पढ़ने में क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन उतना नहीं बनता, लेकिन जब हम उस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं तो हमें आंसर निकालना होता है, तो कंसंट्रेशन एट आवर पीक होता है। तो पुर्तगालियों को साली पर किसने हराया? थॉमस बेस्ट ने। जबकि ये प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में ही ये पॉइंट था, लेकिन यही चीज़ एम्फेसाइज करने के लिए कि हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सूरत में अपना कारखाना सबसे पहले स्थापित करने वाले अगेन अंग्रेज थे 1613 में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और हाँ, दूसरी चीज़ जो है 1616 में डचों ने और 1668 में फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था। ये एक्चुअली दूसरे तरीके से यही सवाल एक बार और पूछा जा चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। ठीक है, अगर आज तक पूछेगा तो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम होगा, लेकिन जनरली पूछेगा तो सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, हुआ क्या कि पुर्तगाली जो चार्ल्स सेकंड थे, जो ब्रिटिश किंग थे, उसमें चार्ल्स सेकंड, उन्हें पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी करने के चक्कर में, उपहार में, ये पुर्तगालियों ने बम्बई दे दिया था। फिर उन्होंने, मतलब ये 1661 की बात है, फिर 7 साल बाद 1668 में उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक रेंट पर ये बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। वही हमने कहा कि पता नहीं उसका जॉन चाइल्ड नाम की वजह से उसने चाइल्डिश बिहेवियर किया, इस वजह से उसका नाम जॉन चाइल्ड पड़ा। तो आंसर इसका बी है सर, जॉन चाइल्ड। क्यों भगाया था? क्योंकि उसने बम्बई और वेस्टर्न घाट्स पर जो मुगलों के बंदरगाह थे उस पर डेरा डाला, तथा जो मुसलमान थे जो कि मक्का मदीना में हज यात्रा करने जाते थे उस पर उन्होंने बंदी बनाने का प्रयास किया। इस वजह से उसको औरंगजेब ने उसे इंडिया से निकालने का आदेश दिया। ठीक है, किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? वो है 1797। ठीक है, देखिए कितना मतलब अजीब सा सवाल है। ये क्या सवाल है, एकदम फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा। 1797 में, लेकिन ये आर का ही हो सके, थोड़ा ये डीप होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सूची का मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे खत्म हुआ था? एक्जला सैपल संधि के अंत में। तो पहले का फर्स्ट का फोर्थ, इसका आंसर सी निकल के आ गया, क्योंकि पहले में सिर्फ सी में ही फोर्थ मिलान है, बाकी में तो है ही नहीं। लेकिन अब आंसर तो निकल के आ गया, लेकिन हम क्या एक्सप्लेनेशन इसका अदर भी देख लेंगे कि और कहाँ कहाँ पर क्या कारण हुआ था। तो फर्स्ट में हो गया प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला सैपल की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो एक्चुअली अनिर्णायक था। ठीक है, और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, हैदर अली इसके नेता थे। ठीक है, मैसूर युद्ध में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पहला बिल्कुल सही, 1646-48। दूसरा जो ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1749 से लेके 1754 तक ये चला था, 5 साल, दूसरा कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758-63 बिल्कुल सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये बिल्कुल सही है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ था और किसके बीच हुआ था। ठीक है, ये रहा। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का जो मतलब अधिकार युद्ध चल रहा था, ठीक है, राजाधिकार, तो उसके चक्कर में इंडिया में भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक वार हुई 3। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों पर, इसे कहाँ लगाया? उन्होंने भी सूरत में ही लगाया था। ठीक है, 1668 में।
बंगाल में निम्नलिखित से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने स्थापित किया था चिंसुरा तथा हुगली। ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्यों? फ्रांसीसियों का दक्कन में पावर स्टेब्लिश नहीं हो पाया, कारण क्या था? ड्यूप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात, ड्यूप्ले एक्चुअली सक्षम सेनापति था। ठीक है। इनफैक्ट आज भी एक क्रिकेट क्लब है या क्रिकेट टीम है आरसीबी, उसका जो कैप्टन है, सेनापति जो है, वो भी डुप्लेसिस है। ठीक है। तो वो भी सक्षम है और ये जो डुप्ले था ये भी सक्षम था। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। देखिए, जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं उसमें ऑप्शन एवेल्युएशन तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि डुप्ले एक सक्षम सेनापति नहीं था, ये गलत बात है, वो सक्षम सेनापति था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये सही हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज ही उनके रास्ते में रोड़ा थे फ्रांसीसियों के। ठीक है। और भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ये तो बड़ा वाहियात सा सवाल है। पसंद करें ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग तो आंदोलन तब भी नहीं करते थे, युद्ध तो तब भी नहीं करते थे। ठीक है। पुडुचेरी सामरिक केंद्र था, ये कैसा स्टेटमेंट है? उससे उसका क्या संबंध फ्रांसीसियों को पावर ना स्टेब्लिश होने का? पुडुचेरी सामरिक केंद्र था, इससे तो और भी इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है कि लोग यहाँ पर अपना पावर स्टेब्लिश करना चाहेंगे। इसका आंसर जो है ना, वो यही है कि अंग्रेजों की फौज शक्ति ज़्यादा थी और वो जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे उसमें भी फ्रांसीसी और कमज़ोर हो गए थे। उनकी जो जल सेना थी वो एकदम से पुअर हो गई थी, नेवी। निम्न युग की शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो उनका ऑर्डर बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए और सबसे बाद में गए। ठीक है। और सबसे बाद में जो आए वो थे फ्रांसीसी। तो पहला कौन? पहला पुर्तगाल और सबसे लास्ट में फ्रांस। चौथा पहले और तीसरा सबसे लास्ट में, 4th एंड 3 ये 2 जो हो गया डच। देखो, पुर्तगाल के बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए। ठीक है। उसके बाद जो है फ्रांसीसी आए। ये सिस्टम है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ये भी मिलान करना है। पुडुचेरी पे किसका ज़्यादा शासन था, फिर गोवा पे किसका ज़्यादा शासन था। ठीक है। तो गोवा पे आपको पता है पुर्तगीज, और पुडुचेरी पे फ्रेंच का होना चाहिए। ठीक है। तो बी का 3 किस में है? ए में है। एक्चुअली इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ए का 2 भी इसने दिया है। अब ए का अगर 2 दिया है, इस तरीके से हम स्टेटमेंट में देख लेंगे कि गोवा पर पुर्तगीज हो गया, गोवा पर पुर्तगीज। ठीक है। और पुडुचेरी का हो गया फ्रेंच। ठीक है। एंड ट्रांके बार का हो गया डेनिश या डेनमार्क वाले। और रद्रास है कि मद्रास है, इसका हो गया डच। ओके। अगला सवाल जो है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में कौन आया? सबसे अंत में फ्रांसीसी ही आए। ठीक है। कितनी बार पूछे जाएंगे? 1498 में वास्को डी गामा आया, 1605 में डच आए पुर्तगाल वाला, 1660 में अंग्रेज आए, 1667 में फ्रांसीसी आए। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों ने भी एक्चुअली अच्छा खासा एक्सपेंशन किया था इंडिया में। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सब जगहों पर जो है इन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू तथा लाल मिर्च की खेती, कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी, भारत को देन थी? इनमें से कौन से अंग्रेजों ने भारत को दिए थे? तो एक्चुअली ये जान सकते हैं, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन जो अकबर का वो था, दहसाला सिस्टम या टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है। उसके पहले शेरशाह सूरी ने भी ऐसा सिस्टम चलाया था। और युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग जो है ये भी मुगलिया सल्तनत में स्टार्ट हुआ था, मुगलों में। ठीक है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती भी अंग्रेजों के द्वारा नहीं शुरू हुई थी। एक्चुअली अगर आपको पहला वाला मिल जाता है तो दूसरा वाला मिल जाता है। ठीक है। दूसरा है ही नहीं, तो सिर्फ इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है। यानी कि डी वाला आंसर। ठीक है। और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, तंबाकू भी पुर्तगालियों की देन थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, बाकी हमने बता ही दिया। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ठीक है, ये थे टीबी मैकाले। एक्चुअली होता क्या है, ये जो टीबी मैकाले थे, जिनका नाम था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, वही थॉमस बेबिंगटन मैकाले जिन्होंने आईपीसी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि या इंडियन पीनल कोड को लिखा था। ठीक है, तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक व इतिहासकार था, काफ़ी जानकार इंसान थे। 1834 से 1838 तक वह भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा था। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो है इंडिया की, उसको इसी ने लिखा। ठीक है, पांडुलिपि इसी ने तैयार की। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा, शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा, शिक्षा का माध्यम तथा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था, कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। जनरली होता क्या है, जो लोग ज़्यादा दिमागदार या पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो जो आम जनमानस में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि तो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें जानते हैं या एक्स्ट्रा दिमाग रखते हैं, तो उनको लगता है और बेहतर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इस वजह से उनको लगा कि कंपनी जो है असंगत में है, लेकिन वो इन जनरल ही पूरा असंगत में थी। एक्सलास अपील 1748 की संधि के संबंध में कुछ बातें हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति बिल्कुल सही। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ। एक्सलास अपील संधि के अंतर्गत पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हुआ। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संबंध में बातें हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, एकदम सही बात है। तो इसका आंसर एक्चुअली हो जाएगा सी। ठीक है, अंग्रेजों ने मतलब इनकी तमाम कारणों में ये थे कि नौसैनिक अच्छी ताकत थी, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन मिला, कंपनी की विभिन्न इकाइयों समन्वय योग्य नेतृत्व आदि चीज़ें थी। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आज एकदम कंप्लीट इन जो भी सेक्शन या जो भी पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, इनके अलावा बहुत कम ही ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाए या जो इम्पोर्टेंट बने। ठीक है, तो लेक्चर जैसा भी लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, कौन सा पॉइंट, कौन सा कनेक्शन जो हम बीच बीच में सेंस वाला नॉनसेंस करते हैं, काम का नॉनसेंस करते हैं, कौन सा आपको पसंद आया, कौन सी चीज़ें रिटेन कर पाए आप, ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।